सभी का धन्यवाद। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो मैं आप सभी को आपका आभार भी प्रकट करता हूँ। जी सर, आपका भी आभार है राजेश जी। मैं धनंजय इलाहाबाद से। अरे वाह, नमस्कार धनंजय जी, कैसे हैं? बस ठीक है। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज सुन रहा हूँ। बिल्कुल, अजय जी ने कहा और मैंने देखा कि आप हैं, तो मैंने कहा कि अब एक तो अजय का आग्रह और आपकी उपस्थिति। अजय जी का आग्रह ऐसा होता है कि वो आदेश नुमा आग्रह होता है, तो उसको कोई टाल नहीं सकता। इतने अपनेपन से वो आग्रह करते हैं कि उसको कौन टालते हैं। तो बहुत सारे लोग पहचान के, तो मैंने कहा यहाँ पर आना बिल्कुल अनिवार्य हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई। और जयपुर से तो मेरा संपर्क, भले ही मैंने 91 में जयपुर छोड़ा था, लेकिन जयपुर से तो संपर्क मेरा बहुत नियमित रहा है। जयपुर से जुड़ाव तो आपका ड्यूरिंग द करियर काफी लंबे समय तक रहा। बहुत लंबे समय तक। जयपुर का अखबार नवभारत टाइम्स तो मैंने ही शुरू किया था। जी हाँ। अगर मुझे ठीक तारीख याद है तो 17 अगस्त 1985 को जो है हम लोगों ने जयपुर का नवभारत टाइम्स शुरू किया था। असल में जयपुर से एक बात और भी है, मेरा एक दूसरा भावनात्मक रिश्ता ये भी है कि जो मेरी टेलीविजन की पारी, मैं तो प्रिंट का ही जर्नलिस्ट हूं और अपने को प्रिंट का ही मानता हूं, लेकिन जो टेलीविजन की पारी है और जिस नाते लोग मुझे टेलीविजन का जर्नलिस्ट मानते हैं, वो जयपुर में शुरू हुई थी। जयपुर का जब दूरदर्शन शुरू हुआ था शायद 88 में, तो उस वक्त वहाँ मैं कुछ कार्यक्रम पेश करता था और खबरें पढ़ता था, बुलेटिन वहाँ का। जो शुरुआती 3-4 हम लोग होते थे वहाँ, खबरें पढ़ते थे। हमारे साथ PRSI जयपुर चेयरमैन रविशंकर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। इनका सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। इसके अलावा हमारे मीडिया स्टडीज विभाग के प्रभारी रतन सिंह शेखावत साहब भी जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मेरे ख्याल से अब इसको स्टार्ट कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, क्या कहना आपका? बिल्कुल शुरुआत कीजिए। समयबद्धता जी तो होनी चाहिए जी। तो कुलदीप जी से मैं कहूंगा कि वो सबका स्वागत करें और साथ ही कार्यक्रम में सर का परिचय देते हुए कार्यक्रम का आगाज करें। आज के मुख्य वक्ता मिस्टर राजेश बादल जी का एक छोटा सा परिचय आप सब लोगों के सामने। मिस्टर राजेश बादल जी राज्यसभा टेलीविजन के कार्यकारी निदेशक रहे हैं, पत्रकार और फिल्मकार भी रहे हैं। तो जो पिछले 43 साल से पत्रकारिता के रूप में अपने अलग अलग प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और सोशल मीडिया पे अपना आज भी समान अधिकार बनाए हुए हैं। 5000 से ज्यादा इनके आलेख प्रकाशित हुए हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में। 10,000 से अधिक टेलीविजन रिपोर्ट्स इन्होंने प्रसारित की हैं। 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण में इनका सहयोग रहा है, निर्माण किया है इन्होंने। भारतीय टेलीविजन की पहली सीडी के पत्रकारों में से एक हैं। भारत में टीवी पर पहली बार जो महान विभूतियों को लेकर जो बायोपिक फिल्मों का जो निर्माण हुआ, उसमें श्री राजेश बादल जी एंकर, निदेशक, प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। और आज भी YouTube पर इनके दर्शकों की जो संख्या है वो लगातार 3 लाख से ऊपर बनी हुई है। इसके साथ साथ नई दुनिया में सह संपादक, नवभारत टाइम्स में मुख्य उप संपादक, दैनिक नई दुनिया में समाचार संपादक और विशेष संवाददाता, आज तक चैनल के विशेष संवाददाता, ब्यूरो प्रमुख और संपादक रहे हैं। CNEB चैनल के प्रधान संपादक रहे हैं। BAG फिल्म्स जो कि आज का न्यूज 24 हो गया है, उसके कार्यकारी संपादक रह चुके हैं। इंडियन न्यूज चैनल में न्यूज डायरेक्टर, वॉइस ऑफ इंडिया चैनल समूह में मैनेजिंग एडिटर और एसोसिएट समूह के संपादक रहे हैं। भारत की संसद में दूसरे चैनल, भारत की जो संसद है उसके जो दूसरे चैनल है राज्यसभा टीवी, उसके संस्थापक, कार्यकारी संपादक और कार्यकारी निदेशक लगातार 7 साल तक रहे, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। टेलीविजन में भारत की पहली जो समाचार पत्रिका थी जो परख, उसमें विशेष संवाददाता रहे हैं। पहली क्षेत्रीय समाचार टीवी
जो पत्रिका दस्तक के जो एंकर और डायरेक्टर रहे हैं, दैनिक टीवी, बुलेटिन न्यूज, वेब में विशेष संवाददाता रह चुके हैं। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर को आमंत्रित करूंगा कि वो मिस्टर राजेश बादल से एक तारुफ करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू अजय सर। धन्यवाद कुलदीप जी। और राजेश बादल जी का परिचय भी इतना लंबा है कि अगर हम पूरा परिचय देने लगे तो पूरा कार्यक्रम ही समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं राजेश बादल जी से। कुछ एक प्रश्न जो मुझे लगता है कि जरूर पूछे जाने चाहिए, उन प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, अगर उनके मन में कोई शंका या दुविधा है या कोई प्रश्न है तो वो उनसे इसका परामर्श ले सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आपका जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि बहुत लंबा अनुभव है, हालांकि मैं निजी तौर पे भी आपको जानता हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे पता है। मैं आपसे इससे पहले कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री विषय पर आए, हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो न्यूज चैनल है उनके सामने एक चुनौतियां क्या हैं, उनके बारे में आपसे हम राय जानना चाह रहे हैं कि आज के जो न्यूज चैनल जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज तक में आपका बहुत लंबा अनुभव रहा और बहुत सारे चैनल्स में रहा, तो एक पत्रकार के रूप में आज का जो न्यूज चैनल जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है और क्रेडिबिलिटी भी हो गई है और लोग भी कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाने लगे क्रेडिबिलिटी का, चाहे वो रिया का मैटर हो चाहे वो और कोई मैटर हो, तो इसके बारे में जो पुरानी पत्रकारिता से और नई पत्रकारिता से आपका क्या कहना है? धन्यवाद अजय जी। और आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले तो मैं आपकी मीडिया प्रोफेशनल्स की सोसाइटी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने आज इस भारत में एक बहुत ही संवेदनशील मसले पर चर्चा का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम के बहाने मेरी अनेक पुराने मित्रों से और शुभचिंतकों से मुलाकात भी हो रही है, तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने जो बात कही है कि जो आज न्यूज चैनल इंडस्ट्री है वो सचमुच में कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैंने जब ये चैनल इंडस्ट्री नहीं बनी थी और देश में केवल दूरदर्शन होता था, तो उस समय शुरुआत हुई थी, तो जिस तरह से ये पनपा, पला, बढ़ा और बाद में दूरदर्शन अपनी ख्याति, जिसने लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान जो आज तक निजी चैनल भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो हासिल किए। और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि एक स्वर्णकाल हमने चैनल इंडस्ट्री का देखा। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि चैनल इंडस्ट्री पर बाजार का प्रभाव पड़ा है और बाजार के दबाव में शायद कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री प्रभावित या उससे पीड़ित नजर आती है। मैं कह सकता हूं कि आज सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय का जो दौर है, आज का जो दौर है, उसमें पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता एक निस्संदेह अपनी साख के संकट का शिकार है। विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, जहां एक और अगर मैं याद करूं कि जो दूरदर्शन था, सरकारी था, मैं एक पुराना संस्मरण आपको आपके इस प्रश्न के उत्तर में सुनाता हूं कि एक प्रोग्राम था, जनवाणी के नाम से आता था, करीब 3 दशक पहले, और वो दूरदर्शन पे आता था। उन दिनों राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो दूरदर्शन तो सरकारी था, लेकिन जो जनवाणी कार्यक्रम था उसमें हर अंक में एक मंत्री या कैबिनेट मंत्री को बुलाया जाता था। तो जनवाणी में जो उसके प्रस्तोता थे श्री विनोद दुआ, उनको इतनी आजादी थी कि वो मंत्रियों से उनके विभागीय मसलों के बारे में, उनकी विभागीय प्रगति के बारे में बहुत सीधे सपाट सवाल करते थे और बड़े आक्रामक अंदाज में सवाल करते थे। तो जो मंत्री पढ़ लिख करके जाते थे, जिन्हें जानकारी होती थी, वो तो उनके सवालों का उत्तर दे पाते थे, लेकिन कई मंत्री ऐसे भी होते थे जो उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाते थे।
तो उनको बड़ी मुश्किल होती थी। मुझे याद है कि कई मंत्रियों के इस्तीफे इस जनवाणी कार्यक्रम में उनके बहुत ही लचर और कमजोर प्रदर्शन के कारण हुए। एक केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था उस समय, वो आए थे और विनोद दुआ जी के कार्यक्रम में जब मेरा ख्याल है 90% सवालों का उत्तर वो नहीं दे पाए थे। हालांकि नए नए थे बेचारे और वो इन दिनों एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन्होंने जब नए सवाल दे पाए तो उस जनवाणी कार्यक्रम के जरिए काफी एक ये उपहास का केंद्र बने कि अपने विभाग की जानकारी उनको नहीं है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य राजीव गांधी के पास गए जो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे और उनसे कहा कि साहब देखिए, दूरदर्शन तो सरकारी है और ये अगर इस तरह से कार्यक्रम करेगा, उन्हें तो हमारी तारीफ दिखानी चाहिए, तो हमारी आलोचना करते हैं। तो राजीव गांधी ने उनको उत्तर दिया कि आप कृपया अपनी तैयारी के साथ जाइए और दूरदर्शन के उन सवालों का सामना कीजिए। इस घटना के अगले ही दिन उन मंत्री जी का इस्तीफा हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, सरकारी माध्यम होते हुए दूरदर्शन की उस स्वायत्तता और ताकतवर स्थिति को हमने देखा है। परख नाम के प्रोग्राम में मैंने कम से कम 15 से 20 रिपोर्ट्स ऐसी की हैं जो केंद्र सरकार की बड़ी आलोचना करती थी और दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर DD1 पर उस समय परख आता था और सरकार क्या गृह मंत्रालय तक उसमें मुसीबत में पड़ गया, लेकिन कभी भी कोई सेंसरशिप या कोई आलोचना या कभी भी किसी दबाव का सामना हमने नहीं किया। अब जो आज की स्थितियां हैं उनमें मैं बेहिचक कह सकता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव हैं और इन दबावों का से मतलब यह है कि उनमें कई तरह के दबाव हैं। वो बाजार का दबाव है, वो मैनेजमेंट का दबाव है, वो सियासत का दबाव है और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं का दबाव है। देखिए, कई बार हम दबाव ओढ़ लेते हैं। हमारे जब एक पत्रकार और संपादक और मालिक के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं कि मुझे राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए, मुझे कुछ और मेरा बिजनेस कारोबार का ये लाइसेंस मिल जाए, तब जब अपने दबाव हम ओढ़ लेते हैं, कई बार दबाव नहीं होते तो ऐसे दबाव भी होते हैं। तो इन दबावों ने मिलकर के आज टेलीविजन इंडस्ट्री के सामने बहुत ही गंभीर चुनौती और सवाल खड़े किए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे आप जैसे सोसाइटी है या जिस तरह से यूनिवर्सिटीज अब मीडिया की आई हैं, तो जो छात्र और जो नए प्रोफेशनल्स निकल के आएंगे, ये एक दौर है, अंधेरा दौर है, कुहासा भरा है। आने वाले कुछ दिनों के बाद ये दौर ठीक हो जाएगा, मैं आशावादी हूं और इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर टेलीविजन पत्रकारिता अपनी खोई हुई साख प्राप्त करेगी। जी अजय जी। जी सर, इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंट्री पर अपनी बात शुरू करें, सुशील सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा जी न्यूज के वरिष्ठ श्री दिनेश सिंह भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब सर, प्रश्न मेरा यह है आपसे कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, लेकिन कि आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, तो आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टूडेंट को या एक न्यू व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस तरह से उसकी सोच होनी चाहिए, क्या शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा, और ये आम फिल्म से किस तरह से अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताने का। देखिए, डॉक्यूमेंट्री जैसा कि इसके शब्द से ही प्रकट होता है कि ये डॉक्यूमेंट से बना होगा। डॉक्यूमेंट यानी किसी तरह का दस्तावेज, तो जो दस्तावेजी प्रकटीकरण है जिसको हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंट्री के जरिए आता है। यानी ये कहीं ना कहीं फिक्शन या काल्पनिक स्थितियों से अलग है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं, फिर आपके सवाल का उत्तर आता हूं, क्योंकि उससे बच्चों को समझने में आसानी हो जाएगी कि वैसे दुनिया भर में करीब करीब 100 वर्ष पहले 1895 अगर मैं बात कहूं तो 1895 में 28 दिसंबर को ल्यूमिere ब्रदर्स ने एक अराइवल ऑफ द ट्रेन यानी एक ट्रेन का आना 1 मिनट की फिल्म या 1.5 मिनट की फिल्म बनाई थी, जो काल्पनिक नहीं थी क्योंकि वो शूट की गई थी। और जब वो पर्दे पर दिखाई गई तो लोग इस विधा से और इस रूप से परिचित नहीं थे। तो क्या ही दिलचस्प नजारा आप लोग कल्पना करें वो रहा होगा
कि जब वो ट्रेन सामने से आती हुई दिखाई दिए तो जो पर्दे के इस पार बैठे हुए दर्शक थे वो भाग खड़े हुए, उन्हें लगा कि कहीं ये ट्रेन उनके ऊपर न चढ़ जाए। तो करीब करीब 100 बरस पुराना है, लेकिन उस समय एक्चुअलिटी शब्द इस्तेमाल होता था, डॉक्यूमेंट्री नहीं इस्तेमाल होता था। 1926 में, अगर मुझे ठीक याद है, तो 1926 में डॉक्यूमेंट्री शब्द का पहली दफे इस्तेमाल हुआ और 19 यानी आप मान सकते हैं कि करीब करीब 94-95 साल हो गए। तो तब से आज जो स्थिति है, आज दुनिया के तमाम हिस्सों में, अनेक हिस्सों में, अनेक भागों में, अनेक देशों में डॉक्यूमेंट्री अपने आप में एक संपूर्ण पेशेवर विधा के रूप में स्थापित हो गई है। थोड़ा सा एक तकलीफ दे पहलू यह है कि भारत में इस विधा की शुरुआत थोड़ी सी देर से हुई और देर से होने के कारण आज भी हम वो अभी उस रफ्तार, समय की रफ्तार से पीछे चल रहे हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्री निर्माण में, डॉक्यूमेंट्री को लेकर कैरियर बनाने की सोचने में कई बार छात्रों को थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। अब देर क्यों हुई? देर के पीछे अब भारत, देखिए टेलीविजन भारत में 1959 में आया। 5 टेलीविजन सेट हमको उपहार के तौर पर मिले थे जो सामुदायिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए थे। उस समय जब टेलीविजन आया तो जो उन दिनों की सरकार थी, नेहरू सरकार थी, तो उसका बड़ा विरोध हुआ और कई सियासत के स्तर पर कि अभी देश में गरीबी बहुत है, अभी देश को विकास नहीं हुआ है, पिछड़ा है, कई मोर्चों पर लड़ना है, तो और हम इसको अय्याशी का, अमीरी का एक माध्यम लोगों के सामने परोस रहे हैं। तो तत्कालीन सरकार पर बहुत दबाव पड़ा और 1959 में जब ये आया तो बहुत सकुचाते उस सरकार ने टेलीविजन को, उद्योग को जनता के सामने परोसा। विरोध लगातार होता रहा, इसलिए कई वर्षों तक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी खुद इस मामले पर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 1982 आया, 1982 में आपको याद है कि एशियाड हुआ था और गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से रंगीन टेलीविजन होने का ऐलान किया था अपने राष्ट्र के नाम संदेश में। तो ये दौर का एक अंतर था। तो आप समझ के चलिए कि हम 50 साल पीछे हैं दुनिया से। अब आज की जो डॉक्यूमेंट्री निर्माण की जब तकनीक में और उसको कंसीव करने में हम पिछड़ इसलिए रहे हैं कि आज समाज भी उसके लिए तैयार नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में चूंकि विशुद्ध मनोरंजन है, तो इसलिए उस मनोरंजन होने में, डॉक्यूमेंट्री नाम की इस विधा का विकास होने में थोड़ा सा वक्त लगा है। आज भी हम देखते हैं कि देखिए, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि भारत में डेजर्ट है, रेगिस्तान है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। भारत में हिमालय है, बर्फीले पहाड़ हैं, चोटियां हैं। भारत में समंदर है, भारत में जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, आदिवासी 15 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं और उनकी अपनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं। यानी किसी डॉक्यूमेंट्री निर्माण के लिए बहुत ही आदर्श स्थितियां भारत के अंदर मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। और इसलिए आज की स्थिति में हम चाहें तो उनका हम दोहन कर सकते हैं। अतीत में नहीं हो पाया ऐसा। आप देखिए कि आज जो हम डॉक्यूमेंट्री चैनलों की बात करते हैं, डिस्कवरी चैनल है, विदेशी है, लेकिन कोई भारतवासी बुरा नहीं कहता। नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, विदेशी है, लेकिन कोई भारतवासी निवासी उसको बुरा नहीं बताता, आलोचना नहीं करता। एनिमल प्लेनेट है, हिस्ट्री चैनल है, ये सब विदेशी चैनल हैं, लेकिन भारत में बड़े चाव से, बड़ी दिलचस्पी के साथ देखे जाते हैं और भारत से उनको बहुत बड़ा राजस्व, रेवेन्यू मिलता है। लेकिन हमारे अंदर, हमारे अपने भारत के जो न्यूज चैनल हैं, उनकी सब आलोचना करते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल अभी भी उन मापदंडों पर काम नहीं कर रहे हैं जो टेलीविजन के एक मानक और आदर्श मापदंड माने जाते रहे हैं। अब एक तो कारण मैंने ये बताया, दूसरा कारण ये विरोध होता था। दूसरा कारण और था कि जब सारी दुनिया में
या दुनिया के विकसित देशों में, अमेरिका में या यूरोप के कई देशों में, जब टेलीविजन पनप रहा था करोड़ों की संख्या में, अमेरिका में जब 1959 में भारत में आया टेलीविजन, तो करोड़ों की संख्या में टेलीविजन सेट अमेरिका में थे, जबकि उसकी आबादी बहुत कम थी, हमसे 1/4 थी। लेकिन भारत के लोग अपनी आजादी के आंदोलन में उलझे हुए थे। हमारे लिए सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना, अंग्रेजों को भगाना, और उसके बाद ही हम, तो ऐसे में जब सारे देश का एक मकसद था आजादी प्राप्त करना, ऐसे में जो क्रिएटिव विधाएं हैं, जो सृजनात्मक विधाएं हैं, जो कलाएं हैं, तो भले ही दुनिया में डॉक्यूमेंट्री का निर्माण शुरू हो गया, हमारे यहाँ हमारे लोगों की प्राथमिकता बिल्कुल अलग थी। जो हमारी सियासत की पहली पीढ़ी के लोग थे, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के पहली पीढ़ी के लोग थे, जो और भी लोग थे, तो उन लोगों ने उनकी नजर में ये कारण था। तो इस वजह से डॉक्यूमेंट्री विधा उस तरह से नहीं बना पाई। अब मैं ये कह सकता हूं कि आप जैसे संस्थानों के जरिए और तमाम छात्र जो जुड़ते हैं, अब उस स्टेज में भारत कदम रख रहा है जबकि डॉक्यूमेंट्री निर्माण के लिए उनको, उनके पास एक बहुत आदर्श प्लेटफॉर्म है, बहुत आदर्श प्लेटफॉर्म है। ठीक है कि बाजार अभी ठंडा है, बाजार अभी मंदा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री निर्माण के लिए मैं अपने पिछले 44 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इससे आदर्श स्थितियां कभी नहीं रही। क्योंकि जब तकनीक आपके पास आधुनिकतम है, हर बजट के फॉर्मेट में आप फिल्म बना सकते हैं, तो मुझे लगता है बच्चों के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक माहौल है। जी अजय जी। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्यूमेंट्री के बारे में। आपने सर कुछ बहुत सारी बायोपिक का भी निर्माण किया है, तो हम जानना चाहते हैं कि बायोपिक निर्माण डॉक्यूमेंट्री से किस तरह से अलग है, और बायोपिक निर्माण के दौरान कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगा हो कि आपको उसको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बायोपिक शूट करने में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री अपने आप में एक विधा है समसामयिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में, उसी तरह से बायोपिक निर्माण भी एक एकदम अलग विधा है। क्योंकि भारत में, मैंने जैसे अभी कहा कि टेलीविजन देर से आया, इसलिए हमने डॉक्यूमेंट्री के अंदर बायोपिक फिल्मों के निर्माण को समाहित कर लिया। लेकिन वास्तव में 10 साल पहले तक बायोपिक फिल्मों का निर्माण टेलीविजन के पर्दे पर ढंग से हुआ ही नहीं था। यहां में थोड़ा बच्चे हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा पुराने संदर्भों की जानकारी देना भी मुझे लगता है, स्टूडेंट्स हैं तो उनको अच्छा लगेगा कि दुनिया में पहली जो बायोपिक बनी थी, बायोग्राफिकल फिल्म जिसको कहते थे, वो फिल्म फॉर्मेट में थी, और वो 3 लेखक थे। वो 1914 में बनी थी, यानी करीब करीब 106 बरस पहले। तो वो मिहाई एमिनेस्कू, वेरोनिका मिशेल और लो क्रेंगा, ये 3 राइटर थे। इन 3 राइटर्स के ऊपर केंद्रित थी। अफसोस की बात यह कि जब ये फिल्म बनाई जा रही थी तो तीनों ही किरदार जीवित थे, और जब ये फिल्म बनी तो तीनों की मौत हो गई। तो ये बड़ी ऐतिहासिक किस्म की बायोग्राफिकल फिल्म है। भारत में आजादी के बाद हम सब लोगों ने तो अपने बचपन में देखा है, इन दिनों सिनेमा घरों में नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम जब बच्चे थे, हम जब जाते थे सिनेमा घरों में, तो फिल्म्स डिवीजन कुछ न्यूज रील बनाता था, ब्लैक एंड व्हाइट, और जो उस महीने की या पखवाड़े की घटनाओं पर आधारित था। तो वो जो न्यूज रील होती थी, उसके जरिए लोग अपने करंट अफेयर्स को या समसामयिक संदर्भों को करते थे। तो आजादी के बाद क्योंकि माध्यम तो टेलीविजन तो आया नहीं था, तो फिल्म्स डिवीजन के जरिए सिनेमा के पर्दे पर डॉक्यूमेंट्री का एक अलग हमने रूप देखा था। बायोपिक की लेकिन का जो सिलसिला है वो फिल्मों में पहले शुरू हो गया था। अब बहुत ही दिलचस्प बात है, देखिए भारत कोई बायोपिक, मान लीजिए पहले हम बड़े पर्दे की बात करते हैं, दादा साहब फाल्के ने हरिश्चंद्र तारामती एक फिल्म बनाई थी। तो हरिश्चंद्र तो आज के जमाने में मौजूद थे नहीं,
और फिल्म इंडस्ट्री में जब दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण शुरू किया तो ये पहला उसूल होता है कि कैसे भी हो फिल्म की लागत निकालें, और न केवल लागत निकालें, अगली फिल्म बनाने के लिए भी कुछ इतना मुनाफा भी कमा लें। तो इस मुनाफे के आधार को बनाए रखने के लिए वो उन फिल्मों का चुनाव करते थे, उन किरदारों का चुनाव करते थे, उन विषयों का चुनाव करते थे जो भारत की परंपरागत सोसाइटी को, समाज को उसाते थे, अच्छे लगते थे। तो पौराणिक संदर्भ भारत में देखा गया कि पौराणिक कहानियां बहुत बिकती हैं, इसी ध्यान में रखते हुए हरिश्चंद्र बनाई गई। हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। जी शुक्रिया सर। सर बहुत अच्छा लगा। मेरे पास दो कमेंट मेरे मन में है और एक आस है। पहला, ये बहुत सेशन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अंदर रिसर्च का, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के अंदर रिसर्च का जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक के बाद एक जिस तरह के रोचक किस्सों के साथ आपने समझाया, बहुत सरल और बहुत बहुत रोचक लगा। और उसी के साथ में कि असल में न सिर्फ रिसर्च का एप्टीट्यूड बल्कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, उसको कैनवस पे उतारने के लिए, उस आइडिया को कंसीव करने और उसकी एस्थेटिक को स्केच करने का भी एक क्रिएटिविटी होना चाहिए। इसको लेके ये बहुत 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 बढ़िया सेशन लगा। दरअसल अजय सर जानते हैं और मनोज सर गाइड भी कर रहे हैं। असल में जो मेरा रिसर्च है पीएचडी, वो इंडिपेंडेंट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के सिरों पर जी, इसलिए बहुत बहुत प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल सेशन रहा। दूसरा जो मुझे लगता है, जो पॉइंट मेरे लिए टेक अवे रहा इस सेशन का, वो ये रहा कि जो आपने बात कही कि बायोपिक को लेके इंडियन कंटेक्स्ट में जो मुश्किलें हैं, कि जब आप बायोपिक बनाना शुरू करें तो मुश्किल ये है कि ग्लैमराइजेशन ऑफ कैरेक्टर इतना हावी हो जाता है कि हम कहीं क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं कर पाते हैं, वो बड़ा भारी पड़ता है। और अगर इस तरह की फिल्म बनानी है तो फिर क्या फिल्म बनानी है। बिल्कुल, ये एक मेजर टेक अवे मेरे लिए रहा। जो मेरी आस है सर, जो मेरा सवाल भी है, हो सकता है ये आपको ज्यादा ये आस रुमानी लगे, आज के माहौल को देखते ही हो सकता है ये बात आपको वाजिब भी लगे। मुझे लगता है जो हमारे साथी हैं, मैं हूँ, हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की इस विधा को और इस परंपरा को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस स्किल को, एस्थेटिक को और नैरेटिव्स को समझना चाहते हैं, तो क्या पीएसबीटी या और दूसरी सरकारी संस्थाओं का कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम शुरू हो सकता है, या कोई इस तरह की कोशिश शुरू हो सकती है कि फिल्मों का एग्जीबिशन कैंपस के अंदर हो, फिल्मों के क्लब कैंपस के अंदर हो, उसके मेकिंग के ऊपर बातें हो और आगे जाकर उस पे वो फिल्म मेकर्स भी हम और हमारे साथी बन पाए। तो क्या ये वाजिब आस है या फिर ये इसमें कुछ दिक्कतें होंगी? जी सर। आपका सवाल बहुत उचित और सामयिक है, इसलिए कि आपने जैसे पीएसबीटी या कुछ अन्य संस्थाओं का नाम लिया। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में जो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को प्रमोट करने के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, शुरुआत तो उनकी बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन इधर हाल के कुछ वर्षों से, क्या बल्कि 10-15 वर्षों से, वो एक खाना पूर्ति के लिए या औपचारिकता का निर्वाह कर रही है। नई पीढ़ी को, नई नस्लों को, नए छात्रों को, नए खून को ट्रेंड करने की दिशा में वो काम नहीं करती, और ये एक खास बोरियत भरा उनका एक कामकाज रह गया है, जैसे कि कोई रोजगार चलाता है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपने जो दूसरी बात कही है बहुत उपयोगी है कि हर कैंपस, हर डिपार्टमेंट अपने फिल्म क्लब चलाए, और उन फिल्म क्लबों का, और आप बच्चे खुद अपने स्तर पे उनको पहले एक काम करें कि जैसे 7 दिन का एक कैंप लगा लें। 7 दिन में जिस किसी एक एक्सपर्ट को बुला लें, बड़े एक्सपर्ट को बुलाना चाहते हैं तो श्याम बेनेगल साहब को बुला लें, या जिन्होंने भी कुछ इस तरह की बायोपिक फिल्म, जैसे भारत की खोज की उन्होंने बनाया है ना, इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आधार पे, कुछ कभी कभी मैं भी आ सकता हूँ, इस तरह के कुछ लोगों को बुलाएं जो उनको स्टेप्स समझाएं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से काम शुरू करना चाहिए। 3 दिन में वो बात खत्म करें। 3 दिन बाद के 3 दिनों में बच्चों को कुछ कैमरा यूनिट, आजकल तो मोबाइल पे हो जाता है सब कुछ, तो मोबाइल पर ही एक प्रोजेक्ट दे दें और वो कराएं, और उनकी फिल्मों का फिर एक समारोह करें और उसमें उनको अवार्ड भी करें। तो बच्चे भी आपस में ट्रेंड होंगे और साल भर में कम से कम 2 फिल्म मेकर आपको अच्छे मिल जाएंगे। दिनेश जी जी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अपना प्रश्न पूछें। सर आपसे प्रश्न ये है मेरा, राजेश सर, कि आपने तो डॉक्यूमेंट्रीज की सेंचुरी मारी है, आपके नजरिए में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी
और क्या खास बात उसको उसमें आपको नजर आई जिसकी वजह से आप उसको बेस्ट मानते हैं? देखिए, बहुत बहुत कठिन सवाल है। एक फिल्म मेकर को अपनी सारे, जैसे माँ बाप को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, इसी तरह फिल्म मेकर को भी अपनी सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। मैं अपनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री या अपनी अच्छी बायोपिक सीरीज मानूंगा। गजल गायक जो आप राजस्थान के ही थे, हम लोग राजस्थान के हैं और गर्व कर सकते हैं कि गंगानगर में उनका, श्री गंगानगर में उनका जन्म हुआ था, जगजीत सिंह साहब का। तो जगजीत सिंह साहब पे 5 घंटे की 5 फिल्में मैंने बनाई हैं, और उन फिल्मों को बनाने में टेक्निकली रिसर्च के नाते मैं श्री गंगानगर गया, वहां से जानकारियां ली, जयपुर आया, जयपुर में उनके भाई से मिला, सगे भाई जयपुर में अभी भी रहते हैं, दिल्ली में उनके एक भाई करतार सिंह जी रहते हैं, उनसे मिला, लुधियाना गया, पटियाला गया, और भी अमृतसर गया, और भी कई जगहों पे गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, चित्रा जी से मिला। चित्रा जी किसी से नहीं, जगजीत सिंह चित्रा सिंह के आवाज के हम लोग दीवाने रहे हैं, चित्रा जी किसी को नहीं मिलती थी, हमें तो उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो जगजीत चित्रा की सीरीज मुझे जाती तौर पे अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं सामाजिक नजरिए से कहूं तो मैं शायद रेणु की, फणीश्वर नाथ रेणु की, जिनमें उनके सरोकार सामने आए हैं। कौन जानता है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने एक तरफ वो उपन्यास लिख रहे थे, जिन्होंने तीसरी कसम जैसी फिल्म मारे गए गुलफाम कहानी पर जो बनी है, लेकिन वो नेपाल की क्रांतिकारी आंदोलन के अगुआ थे, कमर में रिवॉल्वर लटका करके नेपाल का क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे आजादी के लिए, राजशाही के खिलाफ, और उन्होंने एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। तो ये उनकी भूमिका कौन जानता है, तो उस नाते, उनके सरोकारों के नाते मुझे रेणु की फिल्म अच्छी लगती है। दिनकर, जिनको हम सिंहासन खाली करो की जनता आती है, या जो तटस्थ है इतिहास, उनके भी अपराध लिखे गए इतिहास का, तो वो ऐसे रचनाओं के लेखक, उनका जो अपना अंतिम समय बीता कितना दर्दनाक बीता। मैं उस नाते दिनकर की फिल्म को बड़ा अच्छा कह सकता हूँ। मैथिली शरण गुप्त 30 वर्ष के नहीं हुए, 35 वर्ष के नहीं हुए, और उनके जीवन में कितने दुख आए, सारे करीबी लोग चले गए, भाई की डेथ हो गई, पिता की डेथ हो गई, माँ की डेथ हो गई, एक बीवी की डेथ हो गई, दूसरी बीवी की डेथ हो गई, मतलब जीवन में सब कुछ उन्होंने सारे दुख देख लिए, तो 30-35 वर्ष की उम्र में। तो ऐसे मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, केएल सहगल का हम नाम सुनते हैं, 2 घंटे की फिल्म है। कौन जानता है केएल सहगल इलाहाबाद के पड़ोस में कानपुर में गाना गाते थे, अच्छा गाते थे, गाना गाते हुए साड़ी फेरी लगाते, साड़ी बेचा करते थे, कपड़े बेचा करते थे, कपड़े की साड़ियां बेचा करते थे, सूती साड़ियां, बनारसी साड़ियां, सिल्क की साड़ियां, साड़ी ले लो साड़ी, और गाया करते थे कानपुर की गलियों में। तो ये कुंदन लाल सहगल का संघर्ष था। तो मुझे अपनी हर फिल्म अच्छी लगती है दिनेश जी, लेकिन हाँ, जगजीत को शायद मैं ज्यादा पसंद करूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी सर। काफी समय हो गया है कार्यक्रम का, तो जो प्रश्न बचे रह गए हैं उनको हम आपको मेल के द्वारा ले लेंगे। जी जी जरूर। अब मैं यश अग्रवाल कुछ पूछना चाहते हैं, उन्हें अवसर दीजिए। अजय जी प्लीज। यश है? यश बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हम जैसे युवाओं को अपना अनुभव हमसे शेयर किया। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप तो ऑलराउंडर हैं, हर फील्ड में आपने इतना अच्छा काम किया है, फिल्म से प्रिंट में, मीडिया में, तो हमारे ऐसे जनरेशन के लिए, यूथ के लिए आप बता सकते हैं कि आने वाले समय में इमर्जिंग फील्ड कौन सी होगी, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, जिसमें हम मेहनत कर सकते हैं, लगन से आगे जा सकते हैं? कि आपको जो लगता है कि आगे आने वाले 5 साल या 10 साल में जो फील्ड सबसे ज्यादा इमर्जिंग होगी, और वहां पे पहुंचने का हमारे लिए रास्ता भी आप थोड़ा सा अपने मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल है आपका बेटा। देखिए, ऐसा है कि जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की तब ये नहीं माना जाता था कि ये फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है जी। कई साल के तक हम जब जाते थे और अपने शहर में जाते थे और मित्रों को मिलते थे, तो वो लोग हमसे पूछते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो? कहता था पत्रकारिता कर रहा हूँ।
बोले वो तो ठीक है, पत्रकारिता तो कर रहे हो, लेकिन जुगाड़ क्या है खाने पीने की, पेट भरने का जुगाड़ क्या है? तो ये सवाल होते थे। लेकिन आज आप लोग इतने आदर्श स्थितियों में हैं कि अब ये कंप्लीट प्रोफेशन बन चुका है। उस जमाने में केवल ऑल इंडिया रेडियो होता था जो सरकारी है, तो अखबारों के सैटेलाइट इंडस्ट्री आ गई है, रीजनल क्षेत्रीय संस्करण आ गए हैं, और तकनीक का विकास हो गया है। रेडियो प्राइवेट सेक्टर में भी आया है, निजी क्षेत्रों के एफएम रेडियोज हैं और नए तरह के रोजगार उसमें पनप रहे हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली, भागने वाली इंडस्ट्री है। तो लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप बिल्कुल हताश मत होइए, ना मैं आलोचना आपकी पीढ़ी की कर रहा हूं, लेकिन आपके लोगों के स्टूडेंट्स के बीच में मैं जाता हूं 20 यूनिवर्सिटीज में, 2 कमजोरियां आप लोगों की मुझे बहुत कॉमन दिखाई देती हैं। एक पहली तो ये कि आप लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, पढ़ते नहीं हैं आप लोग। पढ़ने का मतलब गूगल बाबा से पे पढ़ना नहीं है, इंटरनेट पे पढ़ना नहीं है। तो एक चीज तो ये है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो जिंदगी की पाठशाला में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर एक। दूसरी चीज, आपने अपने लिए समय रखने का हुनर खो दिया है। हम आज हमारे समय में तो हम लोग अपने लिए काफी जीते थे, कई घंटे अपने ऊपर खर्च करते थे, लेकिन आपके सामने ये जो टूल्स हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, या नेटफ्लिक्स जैसे पे आने वाली फिल्में, तमाम सारे, इन्होंने आपकी जिंदगी का समय चुरा लिया है। तो अब इन्होंने जब समय चुरा लिया है तो आपको अपने करियर, आप बहुत पार्ट टाइमर की तरह अपने करियर, जो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइमर की तरह अपने करियर के बारे में चिंता करते हैं। आने वाले समय में रेडियो में जॉब निकल रहे हैं, प्रिंट में जॉब निकल रहे हैं, टेलीविजन में जॉब निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जॉब निकल रहे हैं। और जिस बात पर आज हमने बहुत बड़ी चर्चा की है, बायोपिक फिल्म का तो फील्ड एकदम कोरा है। हमने अभी देखा है, आपने देखा होगा कि बड़े पर्दे पर मैरी कॉम, सचिन और धोनी के बारे में फुल लेंथ फिल्में बनी हैं, और पूरी फिल्में वो बड़ी अच्छी भी रही हैं। हालांकि अब ये ठीक है कि वो तीनों किरदार ये अभी जीवित हैं, तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी के अनुभव सीधे सीधे साझा किए हैं, और हम लोग उनको खेलते हुए भी टेलीविजन पर देखते हैं। लेकिन ये बायोपिक, हमारे यहाँ इतने अधिक किरदार हैं, इतिहास में, विज्ञान में, भूगोल में, खेल में, उनको हमने सामने लाने का काम हुआ ही नहीं है। अगर आप लोग एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट, एक एक युवक, नौजवान 10-10 किरदार बना ले, तो मैं कहता हूं आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, और आने वाले 10 साल के बाद आपका नाम एक श्रेष्ठ बायोपिक मेकर के तौर पर होगा। निराश होने की कोई बात नहीं है, नौकरी मिले या ना मिले, आपके लिए ये बायोपिक वाला फील्ड, डॉक्यूमेंट्री वाला फील्ड खुली बाहें लेकर के आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल सेनानी है क्या? आप अपना प्रश्न पूछें अगर हो तो। कुणाल सेनानी सर, मेरे पास क्वेश्चन उनका, ओके, यस मेरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर कोई पढ़ सकते हैं तो। मैं पढ़ रहा हूँ कुणाल। सर, कुणाल ये जानना चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री और फिल्म का जो फिक्शन फिल्म है, इनके बीच में कोई नई विधा जन्म ले रही है क्या? हाँ, उसके बारे में नहीं, जन्म नहीं ले रही है, बल्कि कई वर्षों से प्रचलन में है। उस पर हम लोग आज बात नहीं कर पाए। उसको कहते हैं डॉक्यू ड्रामा। डॉक्यू ड्रामा, यस सर। हाँ, डॉक्यू ड्रामा करीब करीब 20-25 साल से तो मैं ही देख रहा हूं। हाँ, कम बनते हैं, लोग कम बनाते हैं। डॉक्यू ड्रामा में मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि मान लीजिए कि मैंने कुंदन लाल सहगल पर फिल्म बनाई। अब कुंदन लाल सहगल की ना तो वीडियो है उस तरह की, उनकी पर्सनल लाइफ की, फिल्मों में एक्टर के तौर पर तो आए हैं, आवाज उनकी है, लेकिन कहीं उनके बारे में और ज्यादा नहीं है। लेकिन उनकी कहानी अगर है कि वो कानपुर की गलियों में साड़ी फेरी लगाते हुए साड़ी बेचते थे, और उस समय एक मुस्लिम लड़की जो थी उसको एक हरे रंग की साड़ी बहुत पसंद आई, तो कुंदन लाल सहगल ने कहा कि आप बहन ये रख लो। उसने उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा सलमा या जो भी नाम था वो रख, आप ये ले लो। तो उसने कहा कि मेरे भाई इतना नहीं कमाता, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूं, और मैं इस फिल्म को, मैं साड़ी को नहीं खरीद सकती, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो कुंदन लाल सहगल ने कहा कि कोई बात नहीं, पैसा मैं आके ले लूंगा, बाद में देते रहना, तुम ये साड़ी रख लो अगर तुम्हें पसंद है तो।
तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं नहीं ले सकती, मेरे भाई से जब पैसा देगा तब मैं जो है वो साड़ी लूंगी, और अभी आप जाओ। 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कुंदन लाल सहगल को उस लड़की की याद आई कि हो सकता है कि मैं गया नहीं हूं, भाई के पास पैसे आ गए हों, और वो लड़की जो है शायद मेरा ही इंतजार कर रही हो कि वो साड़ी खरीदेगी। तो वो उस गली में गए, जैसे ही गली में उस घर के सामने वहां रोने की आवाज आई किसी पुरुष के, तो वहां वो ठिठक गए उस घर के सामने। तो उस भाई ने कहा, उन्होंने देखा कि कौन है, उन्होंने बताई कि उसका भाई आया, और भाई ने कहा कि मेरी बहन सलमा रात को बीमारी के कारण चल बसी। कुंदन लाल सहगल ने चूंकि मनी मन उसको बहन मान लिया था, तो उनका हिल गया कि देखो मैं कितने प्यार से ये हरे रंग की साड़ी उसको लेके आया था। तो उन्होंने वही साड़ी उठाई और उस सलमा के शरीर पर कफन की तरह उसको ओढ़ा दी। कहा, बहन मुझे माफ करना। अब इस प्रसंग को आपको फिल्माना पड़ेगा ड्रामा के रूप में, डॉक्यू ड्रामा में अगर आप करना है तो इस प्रसंग को आपको नाट्य रूपांतर करना पड़ेगा। तो जिसमें आप डॉक्यूमेंट्री और किसी प्रसंग को नाट्य रूपांतर करते हैं, वो डॉक्यू ड्रामा है। डॉक्यू ड्रामा भी काफी प्रचलन में है। मैंने अपने बायोपिक फिल्म में कुछ आप डॉक्यू ड्रामा कह सकते हैं कि हमने उस प्रयोग को लिया है। अगर आप कभी देखेंगे तो शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज स्क्रिप्ट, कॉपी, वॉइस ओवर, इन सब पे बात नहीं हो पाई, समय बहुत हो गया। तो लेकिन आप देखेंगे तो देखकर भी काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। जी अजय जी। सर एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर इजाजत दे तो पूछ सकता हूँ मैं? नहीं बेटा यश, बिल्कुल नहीं। आप प्लीज, आपको एक मौका दे दिया ना, थैंक यू। जी सर। अमित जी अन्य प्रश्नों को भी ले लें। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों के ही है, रिपीट क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन बादल सर से है, डॉक्टर अश्विनी भल्ला जी का। वो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि डॉक्यूमेंट्री को जो है ना पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाए। अभी तक डॉक्यूमेंट्री का जो थ्योरिटिकल पार्ट है वो डॉक्यूमेंट्री कहना है कि प्रैक्टिकल पार्ट डॉक्यूमेंट्री जो है ना उसका जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है जी। और अब जैसा कि बादल के बारे में बताया गया था, 90 कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में जब ज्वाइन करने कमेटी में रहे हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है सर, ये ले सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं करीब 22-20 यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, और कुछ विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पुनर्रचना समिति जो होती है उसमें भी शामिल हुआ हूं। मैंने अपने तरीके से, अपने ढंग से, जब भी मुझे अवसर मिला है तो पाठ्यक्रमों को नए ढंग से लिखने और उनकी रचना करने के बारे में सुझाव दिए हैं, लिखित सुझाव दिए हैं। अब अफसोस की बात यह है कि कुछ विश्वविद्यालय ने थोड़ा बहुत तो पहल की, लेकिन ज्यादा पहल ये इस बात पे नहीं हो पाई। मगर अगर पहल नहीं हो पाई तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन विश्वविद्यालयों में मीडिया से संबंधित पढ़ाई होती है, उन विश्वविद्यालयों में जो मौजूदा पाठ्यक्रम है उसमें वो उन जानकार लोगों को बुलाएं, और उस पाठ्यक्रम के तहत जो फिल्मों का या टेलीविजन का या जो इस तरह का है उसी पाठ्यक्रमों को ले जाएं, और उसमें वो जानकार, अगर उचित चुनाव होगा उन जानकारों का, तो वो मीडिया अपने बच्चों को बायोपिक या इस तरह। अब देखिए कमेंट्री अपने आप में एक फुल टाइम प्रोफेशन है, कमेंट्री नहीं पढ़ाई जाती हमारे यहाँ। पार्लियामेंट इतना इंपॉर्टेंट संस्था है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो ऐसी टेलीविजन की बहुत सारी, पत्रकारिता की बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर पाठ्यक्रमों में दोष है। मैं दोष कह रहा हूं, खराबी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये यूनिवर्सिटीज जो पहल नहीं करना चाहती हैं, जिनके पास दांत होते हैं उनके पास चने नहीं होते, और जिनके पास चने होते हैं उनके पास दांत नहीं होते, समस्या ज्यों की त्यों बनी होती है। तो अश्विनी भल्ला जी का सवाल बिल्कुल जायज है, वाजिब है। अश्विनी भल्ला जी के कॉलेज में मैं अभी गया था, साहिल लुधियानवी के शहर में है वो, तो उनके कॉलेज में 100 साल पूरे किए थे, तो मेरी फिल्म दिखाई गई थी और मैं वहां गया था, उनसे भी बात हुई है। मैं यही कह सकता हूं कि आप सब लोग इसको एक आंदोलन बना दें
अगर पाठ्यक्रमों में शामिल हो तो कम से कम एक्सपर्ट्स बुलाएं और उनके लेक्चर रिकॉर्ड रखें और आने वाली नई नस्लों को पहुंचाएं। ये अगर काम शुरू कर देंगे अपने स्तर पर तो सिलेबस में चेंज होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हेलो हेलो अमित जी आप देखें कोई प्रश्न और तो नहीं रह गया? नहीं सर, अब क्वेश्चन वही सेम बच्चों का रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं मनोज सर से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट हम लोगों को बताएं कुछ। बादल सर के कहने के बाद और चूंकि बादल सर का अपना एक बहुत बड़ा तजुर्बा है और इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे अदनीय की कोई बात कही जाए अदनीय की तरफ से। और दूसरा ये कि हमने एक समय का भी एक अनुशासन तय किया हुआ है कि किसी भी सूरत में हम 1.25 घंटे में अपना काम पूरा कर लें, जिसमें सवाल भी आ जाए और अपने विशेषज्ञ की वार्ता भी हो जाए। तो हम समय भी क्रॉस कर चुके हैं। और बादल साहब तो चूंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े तो उन्हें पता है कि समय की कीमत जो है बहुत होती है। तो हम अपने ऑडियंस को भी ये बताना चाहते हैं, जो ऑडियंस लगातार हमसे जुड़ रही है उनको भी ये बताना चाहते हैं कि प्लीज समय का हम बिल्कुल ध्यान रखें और समय के साथ हमारा अनुशासन अगर बना रहेगा तो इन वेबिनार्स की महत्ता भी बनी रहेगी। अदरवाइज नीरस और उबाऊ बन पड़ेंगे, कोई भी अपना इतना समय नहीं निकाल पाता। और एक शोध भी यह कहता है कि 40 मिनट से ज्यादा रिटेंशन नहीं रहता। तो हम उसको 1.25 घंटा, इसलिए चूंकि शिक्षा और शिक्षण से जुड़े हुए हैं इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा कुछ ज्यादा है। इस बहुत बढ़िया रोचक ज्ञानवर्धक और जो चीज आप 15 मिनट से लेकर के 3 घंटे के बीच में देखते हैं उसके पीछे कितने महीनों और सालों की मेहनत जुड़ी हुई होती है, ये शायद बादल साहब की बातचीत से आपको महसूस हो ही गया होगा। तो इस चर्चा के अंदर जितने सहभागी रहे हैं और खास करके मैं धनंजय सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज समय निकाला, बहुत लंबे समय बाद साक्षात चर्चा हो पाई और काफी मित्रगण जुड़े, काफी विद्यार्थी भी जुड़े। तो एक बहुत बड़ी रेंज हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी भी और विशेषज्ञ भी, एक बड़ा अच्छा संगम रहा। तो मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अजय जी अगर आप इजाजत दें तो ये धन्यवाद की रस्म में ही अदा कर देता हूँ, है ना। तो को कन्वीनर हमारे अमित शर्मा जी और कुलदीप सिंह हैं। अमित शर्मा यहीं जयपुर में ही एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कुलदीप जो है पंजाब में एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो बादल जी की तो मुलाकात कुलदीप से हुई होंगी। तो और काफी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद, आभार। और फिर इसी तरह इसी मौके पर, ऐसे ही किसी मौके पर हम सब फिर इकट्ठा होंगे किसी विशेष चर्चा को लेकर के। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।